हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना था सीपीसी का प्रिलिमिनरी पार्ट, ठीक है? और स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक सीपीसी के इंट्रोडक्शन में और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस में जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, लेक्चर लिया था, उसमें हम लोगों ने क्या-क्या कंप्लीट कर ली, ये पहले देखेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे सीपीसी का। आज पहला लेक्चर है सीपीसी का। पहला नहीं, इसके पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहला लेक्चर था तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस फॉर ऑल स्टेट ज्योग्राफी, और दूसरा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कोड और इसमें क्या अंतर है, आइए देख लेते हैं पहले उसे, फिर स्टार्ट करते हैं सीपीसी, ठीक है? देखिए, ये था पहले हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन-कौन से हैं जो ऑल स्टेट ज्यूडिशरी के लिए है, ठीक है? ठीक है, ऑल स्टेट ज्यूडिशरी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे, वो फर्स्ट वीडियो यही था। अब सेकंड वीडियो में ये 3 पार्ट थे। नंबर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सीपीसी का मतलब ऐतिहासिक परिचय क्या है? और सबका सब हिंदी में ही है, ठीक है? सारे लेक्चर्स हिंदी में है। इंग्लिश में लिखा हूँ उसको मैटर मत करिए। अभी आगे हिंदी में लिखा हूँ, पूरा हिंदी में है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सीपीसी का पूरा। फिर हम लोग देखे हैं अंतर, कोड और एक्ट में अंतर देखे थे। कोड और एक्ट में क्या अंतर है? क्यों सीपीसी को, सिविल प्रोसीजर को क्यों कोड कहा जाता है, एक्ट क्यों नहीं कहा जाता, ठीक है? और जो एक्ट होता है उसको कोड क्यों नहीं कहा जाता, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो ठीक, नहीं तो जाकर देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग सेक्शन और ऑर्डर्स में अंतर देखे थे। थोड़ा डिफिकल्टीज होती है यार समझने में, और अगर कोई अच्छे से एक बार बता दे ना तो दिमाग में बैठ जाए तो फिर भूलता नहीं है। सीपीसी तो सबसे इजी है मुझे लगता है, बहुत ज्यादा इससे आता भी नहीं है। प्री में, मेंस में भी सिलेक्टेड टॉपिक से ही आता है, ठीक है? तो भैया अब आज का लेक्चर हम लोग का होगा सीपीसी का प्रिलिमिनरी पार्ट, ठीक है? थोड़ा सा आइए अब स्टार्ट करते हैं सीपीसी। तो सीपीसी में भैया, पहले हम आप लोग पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के दिमाग में सीपीसी का नाम सुनते ही जिला न्यायालय आता है, ठीक है? सिविल प्रोसीजर कोड जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया, जैसे अगर मान लीजिए कोई मुकदमा दायर करना है, संस्थित करना है सिविल कोर्ट में, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसमें। मतलब वैसे तो स्टेप 14-15 है कि पार्टी ऑफ सूट, मतलब वाद के पक्षकार कौन कौन से हैं, के बाद कॉज ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन जो मेन हम लोग को याद रखना है ना, 7-8 स्टेप है, 9 स्टेप है कुल मिलाकर, पीछे लिखा हूँ भी दिखाता हूँ। 9 स्टेप है टोटल मिलाकर। उसी को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो हमारे दिमाग में एक खाका बना रहता है कि सीपीसी उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग क्यों होता है, ठीक है? कैसे करते हैं इसका उपयोग, और कोई भी मुकदमा संस्थित होने के पहले कौन कौन से हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि वाद संस्थित किया जाता है, एक मुकदमा दायर किया जाता है, ठीक? स्टेप ये है, बाकी अगर मैं स्टेप बताऊं तो 14-15 स्टेप है कुल मिलाकर, लेकिन बहुत ज्यादा याद रखना, दिमाग में रखना वो अच्छा नहीं, मतलब पता नहीं याद रहे ना याद रहे। तो फिर आप लोग कहेंगे, कमेंट करिए, करेंगे तो मैं 14-15 स्टेप है बनाया हूँ लिस्ट, उसको आपको बता दूंगा, ठीक है? तो ये पहले तो एक कोई मुकदमा फाइल किया जाता है, ठीक है, किसी के ऊपर भी। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है कि मुकदमा जब फाइल होता है, तो जब संस्थित हो जाता है मुकदमा, तो कोर्ट क्या करती है कि समन देती है प्रतिवादी को, यानी कि एक तो वादी होता है, एक तो प्रतिवादी होता है। तो जो मुकदमा संस्थित करता है, जिसके ऊपर संस्थित करता है, वो प्रतिवादी होता है, तो उसको कोर्ट सम्मन करती है, ठीक है? दूसरा स्टेप है प्रतिवादी को सम्मन, ठीक है? अब जब प्रतिवादी को सम्मन हो जाएगा तो वो कोर्ट में हाजिर होगा, हाजिर होकर अपनी बात कहेगा। तो अपनी बात कैसे कहेगा? लिखित कथन के द्वारा। तीसरा स्टेप है लिखित कथन। अब जैसे लिखित कथन वो फाइल कर देगा, ठीक है, डब्ल्यूएस फाइल कर देगा। अब क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा? तो पहले विवादों का निर्धारण करेगा कि इसमें विवाद क्या है, ठीक है? फ्रेमिंग ऑफ इशूज, विवादों का निर्धारण करेगा कि भैया इन दोनों के बीच में विवाद क्या है, कौन सा मैटर फंसा है। तो जब कोर्ट कहेगा कि भैया आप लोग मतलब इशू कर देगा, वो निर्धारित कर देगा कौन सा इशू है, तो उसके बाद कोर्ट कहेगा कि अपना अपना साक्ष्य दीजिए, ठीक है?
पक्षकारों द्वारा साक्ष्य दिया जाएगा। पांचवा स्टेप है, ठीक है। पहला है कि वाद संस्थित होगा। उसके बाद जब संस्थित हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा केस, तो उसके बाद समन दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को। और उसके बाद जब वो आके अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे देगा, WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देगा कोर्ट को, तो वो विवादों का निर्धारण करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप या किसी ने या मैंने किसी के ऊपर कोई केस किया, तो मैं केस करूंगा तो कोर्ट कहेगा ना उनको बुलाओ, तो बुलाने के लिए सम्मन दिया जाता है। तो जब वो आएगा तो अपनी बात कैसे कहेगा, वो लिखित कथन के द्वारा अपनी बात कहेगा अपोजिट पार्टी। तो एक तो हमने प्लेंट किया, यानी कि लिख के दिया मुकदमा, तो उससे और जो लिखित कथन होगा उन दोनों को देखेगा कोर्ट, पढ़ेगा, समझेगा कि इन दोनों में समस्या क्या है। जैसे मैंने कहा कि मैंने उनको 10,000 दिया है और उन्होंने आके कहा कि मैंने को पैसा नहीं लिया है, तो ये हो जाएगा कि हम लोगों के बीच में क्या है, पैसे का लेन देन का मैटर फंसा है। तो अब कोर्ट क्या करेगा, ये भी डिसाइड करेगा ना कि कौन सा मैटर फंसा है। ये देख लीजिए। उसके बाद पक्षकारों द्वारा साक्ष्य दिया जाएगा, ठीक है, दोनों पक्षकारों द्वारा। इसके बाद साक्ष्य जब दोनों लोग दे देंगे तो उसके बाद बहस होगी अच्छे से, बहस हो जाएगी। छठवां स्टेप। सातवां स्टेप है, बहस जब दोनों लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, कोर्ट क्या करेगा, डिसीजन अपना लेगा। और डिसीजन लेने के बाद डिक्री देगा और डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा। इन 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 सब के बीच में छोटे छोटे और पार्ट है, कुल मिलाकर 15 लगभग स्टेप हैं। मैंने आपको लेकिन 9 स्टेप में बता दिया है, ठीक है। जैसे पार्टी टू द सूट है, पहला स्टेप है। उसके बाद अ, वो ये सब इसी किसी के बीच में एक एक करके है। लेकिन आप लोग ये मेनली 9 याद रखेंगे कि पहले वाद संस्थित किया जाता है, उसके बाद प्रतिवादी को सम्मन दिया जाता है, फिर WS फाइल किया जाता है, फिर वादों का निर्धारण, विवादों का निर्धारण होता है, फिर पक्षकारों द्वारा साक्ष्य दिया जाता है, और उसके बाद बहस होती है दोनों पक्षकार में। फिर उसके बाद कोर्ट निर्णय देता है, जजमेंट देता है। फिर उसका जजमेंट, चूंकि जजमेंट देने के बाद डिग्री का क्या काम, तो मैं बता दूं, जजमेंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कई पन्नों में होता है। उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से उसका एक छोटा सा, इसका एक छोटा सा पार्ट होता है कि मेन मेन जो होता है कि करना क्या है, उसी को जो है डिग्री बताया गया, वही डिग्री होता है। तो डिग्री आज निकाला जाता है, दिया जाता है। इसके बाद उसी डिग्री का एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि निष्पादन होता है। ठीक है, जो डिग्री में लिखा होगा वही कराया जाएगा। एग्जीक्यूशन का मतलब है वही। ठीक है। अब हम लोग का काज ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि सीपीसी को विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन सीपीसी को विस्तार से पढ़ने से पहले आप लोग पीडीएफ देख लीजिए। ये है भैया सीपीसी का बैरक। आज हम लोग का काज ऑफ एक्शन यही है, ठीक है। आज हम लोग यही करेंगे, जहाँ तक कर पाएंगे वहां तक करेंगे। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा टफ नहीं है सीपीसी, इजीली समझ में आ भी जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, पहले मैंने क्या बताया कि सिविल कोड का स्टेप बताया कि कौन कौन से स्टेप होते हैं सिविल कोड में। और उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं लेक्चर, ठीक है। देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता भैया 1908 में आया था। अरे यार कहाँ गया, कलम लेके आता हूँ। ठीक है, ये 1908 का एक्ट है और संख्यांक 5 है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1908 का संख्यांक 5, ठीक है। 1908 का संख्यांक पार्ट 5, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च 1908 को ये आया था, लेकिन इसका प्रवर्तन कब हुआ था, यानी कि लागू कब हुआ था, तो वो 1 जनवरी 1909 सेक्शन 1 में लिखा गया है। अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है भैया, तो सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए, ठीक है। सिविल न्यायालय के जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रक्रिया है, उसका उसको इकट्ठा रखने के लिए, उसका समेकन करने के लिए, और उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो उसको संशोधित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। इसमें कई संशोधन भी हुए हैं भैया, हम लोग देखेंगे आगे। और अब आते हैं सीधे प्रारंभिक पर। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कुल मिलाकर 11 भाग हैं। मान लीजिए इतना बड़ा सीपीसी का बुक है, ये मान लीजिए इतना बड़ा बेयर एक्ट है, तो इसी में 11 भाग हैं और एक एक अनुसूची भी है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, 11 भाग और एक अनुसूची, ठीक है। अब ये भाग के ज्यादा हो गया तो इसको मिटा देंगे, तो जोड़ लीजिए। 11 भाग हैं, बेयर एक्ट है ये टोटल। और इसमें 11 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
और एक अनुसूची है जिसमें इस अनुसूची में 51 आदेश है और 8 परिशिष्ट हैं, ठीक है, ए से लेके एस तक। तो ये हम लोग का ड्राफ्ट था, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आप लोग ये वीडियो देखे हो तो ठीक है, वरना जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, मेरा सजेशन है, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब प्रारंभिक हम लोग देखेंगे भैया, इसके पहले इसको मिटाएंगे। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक। 11 भाग के अलावा 11 भाग तो हैं ही, जो मैंने अभी तक आपको बुक बताया था इसमें 11 भाग हैं, लेकिन इस 11 भाग के अलावा 11 भाग, जो भाग एक स्टार्ट होता है, ये राजस्थान या शायद बिहार में एक बार पूछ लिया गया था कि भाग एक किस सेक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग एक सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? धारा 9 से। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान आप लोग मत दीजिएगा, हाँ, ताकि फेल हो जाइए। ध्यान देने वाली बात है भैया, भाग एक स्टार्ट होता है धारा 9 से, और प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक पार्ट में जो भी है वो धारा 1 से लेके 8 तक है, ये भागों में ऐड नहीं है। देखिए, पहला सेक्शन है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। तो संक्षिप्त नाम क्या है, ये आप लोग जानते होंगे, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, ठीक है, संक्षिप्त नाम ये है, सीपीसी 1908। और यह कब लागू हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था इसका? तो 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को, यानी कि कब हुआ था? 1 जनवरी। जनवरी का प्रथम दिन एक ही तो होता है, 1 जनवरी 1909, ठीक है, 1 जनवरी 1909 को ये लागू हुआ था। इसका विस्तार, तीसरा है कि धारा 1 का तीसरा खंड, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका विस्तार, पहली बात तो संपूर्ण भारत पर है, ठीक, अभी मैंने एक चार्ट भी बनाया है, वो आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। इसका विस्तार, सीपीसी का विस्तार होल ऑफ इंडिया पे इसका एक्सटेंड है, ठीक है। पहला तो संपूर्ण भारत पर है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है संपूर्ण भारत पर है, लेकिन एक अपवाद भी है कि एक तो नागालैंड और दूसरे जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होती, ठीक है। इसका अपवाद है, मैंने इसका चार्ट भी बनाया है, अभी आप लोग को दिखा दूंगा कि दो जगह लागू नहीं होती, एक तो नागालैंड राज्य पर, और दूसरा जनजाति क्षेत्र, ऐसे जनजाति क्षेत्र जो 1 जनवरी 1872 1972 के पहले, या इसे कुछ जनवरी शायद है, अभी वो दिखाता हूँ, कि असम के जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे, तो यानी कि मान लीजिए असम के जनजाति क्षेत्र, ठीक है, ठीक है भैया। एक तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, और इसका अपवाद है कि नागालैंड राज्य पर और असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों में जो जनजाति क्षेत्र शामिल थे, उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ का राज्य सरकार चाहे, यानी कि नागालैंड के राज्य सरकार या उस जनजाति क्षेत्र के राज्य सरकार अगर चाहे, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल कर यहाँ पर लागू भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लागू कराएंगे, तो चाहे तो पूरा सीपीसी लागू करा दें, या सीपीसी का छोटा सा पार्ट लागू करा दें, ठीक है। ये बहुत आसान था, हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है भैया, एक बार खुद से पढ़ेंगे खुद ही आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि संबंधित राज्य सरकार जो है वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का, ठीक है, इस संहिता के उपबंधों का, या उनमें से किसी का, चाहे इस संहिता के पूरे उपबंध का या इनमें से किसी का, यानी किसी पार्ट का, जो है नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्रों के किसी भाग पर लागू करा सकता है, ठीक है, इजी है। अब इसमें कह रहा है कि जनजाति क्षेत्र जो वहां पर दिया गया है, ऊपर मैंने बताया था, उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले, ठीक है, जो क्षेत्र असम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे,
सम्मिलित थे, वे होंगे जनजाति क्षेत्र। ठीक है, ये जनजाति क्षेत्र कौन से होंगे? वही होंगे जो असम के जनजाति क्षेत्र में 21 जनवरी 1972 के पूर्व सम्मिलित थे। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब धारा हम लोग को पढ़ना है दो, जो कि है परिभाषा खंड। इसमें बहुत ज्यादा परिभाषा हम लोग को पढ़ना नहीं है, कुछ ही परिभाषाएं हैं जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके उसको आइए देख ही लेते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना है परिभाषा खंड। इसमें पहला परिभाषा है संहिता का। तो संहिता का कि संहिता में के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो जो रूल है, रूल, अब कौन से रूल, तो वे रूल जो फर्स्ट शेड्यूल में है, नंबर एक, फर्स्ट शेड्यूल के रूल। और नंबर दो, 122 या 125 सेक्शन है, ये सेक्शन 122 या 125 के अधीन जो हाई कोर्ट बनाता है। ठीक है, ठीक है। तो इस संहिता के अंतर्गत ये रूल भी आते हैं। कौन से रूल? ये लास्ट में दिया गया है। ठीक है, 218 धारा, इसी धारा का 18वां खंड जो है वो रूल को बताता है। उस रूल में क्या क्या आएंगे अभी आगे हम लोग देख लेंगे। तो इस रूल में आएंगे, पहले तो जो पहली अनुसूची है, यानी कि ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंतर्गत जो रूल आते हैं वो भी इस संहिता का भाग माना जाएगा। और 122 से 125 के अधीन जो हाई कोर्ट बनाता है, हाई कोर्ट को भी शक्तियां है ना रूल बनाने की, धारा 122 से 125 में, तो वे भी। ठीक है, एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ भैया। आपको समझ में आया? आया होगा। चलिए, देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मार्क करिए, पहले तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करिए, डिक्री। डिक्री क्या है भैया? डिक्री और आदेश में अंतर आप लोग देखे होंगे, अगर पहले पढ़े होंगे तो मेंस में उसमें बहुत पूछा जाता है, डिक्री और आदेश में अंतर बताइए, डिक्री कितने प्रकार की होती है ये बताइए, क्या ये वो दुनियादारी। तो आइए पढ़ते हैं। डिक्री का मतलब है ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति। ठीक है, ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। ठीक है, तो न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो वाद के सभी या कुछ पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। यानी कि वाद के जो पक्षकार हैं उनके अधिकारों को निश्चायक रूप से, मतलब अधिकारों का जो है निश्चायक अवधारण जो करता है वो है डिक्री। ठीक है, अब ये बताया गया है इसके आगे पार्ट में, ये बस यहीं तक है, डिक्री किसे कहते हैं ये यहीं तक है। अब इसके आगे जो पार्ट है उसमें बताया गया है कि डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकेगी या तो अंतिम हो सकेगी। ठीक है, वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी, या समझा जाएगा कि अब इसके आगे यहीं पे बता दी, ये खत्म हो गया। डिक्री प्रारंभिक या तो अंतिम हो सकेगी। ठीक है, अब इसके आगे बताया गया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से चीजें ऐसी हैं जो इसके अंतर डिक्री के अंतर्गत आती हैं, मतलब वे कौन सी चीजें हैं जो डिक्री के अंतर्गत आती हैं और कौन सी चीज डिक्री के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो इसके आगे ये बताया गया है। तो यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, और नंबर दो, प्लस धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है। ठीक है, अब डिक्री के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, और दूसरा धारा 144 सीपीसी। धारा 144 क्या है, तो रेस्टिट्यूशन, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये डिक्री के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या नहीं आता, किंतु इसके अंतर्गत ना तो ये आता है और ना तो ये आता है। अब ये दोनों क्या है, न्याय निर्णय, ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, क्योंकि
डिक्री वो होता है जो अपील नहीं होता, और डिक्री वो होता है जो आदेश नहीं होता। जो चीज आदेश होगा वो डिक्री नहीं होगा, और जो चीज डिक्री होगा वो आदेश नहीं होगा। तो जो चीज आदेश की अपील की तरह होती है वो डिक्री नहीं होगी, ठीक है। ऐसा न्याय निर्णयन, ऐसा न्याय निर्णयन जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, वो डिक्री नहीं आएगा, नहीं होगा। और व्यतिक्रम की खारिज करने के, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश जो है वो भी डिक्री नहीं होगी, ठीक है। अब इसका एक स्पष्टीकरण इसमें बताया गया है कि डिक्री कब प्रारंभिक होती है, कब अंतिम होती है, कब अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम होती है, ठीक है। देख लेते हैं भैया। डिक्री तब प्रारंभिक होती है, कलर चेंज करता हूँ मैं। डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकते, ठीक है। और निपटा दिए जाने के, जैसे प्रारंभिक तब होगी जब अभी आगे कार्यवाहियां की जानी है, जैसे कंप्लीटली इसका डिसीजन नहीं आया है, निर्धारण इसका नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, ठीक है, कंप्लीटली, तब ये प्रारंभिक होगी, मतलब आगे और कार्यवाहियां की जानी हो। जैसे किसी अधिकार का निर्धारण पहले कर दिया जाए प्रारंभिक, प्रारंभ में ही, लेकिन अभी उसका आगे कार्यवाही होने होना बचा है, तो वो प्रारंभिक होगी डिक्री। और अंतिम तब होगी जब ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। अगर वाद कंप्लीटली एकदम निपट जाता है, अब वह अंतिम होगी। और भागतः प्रारंभिक भागतः अंतिम कब होगी? जब एक ही डिक्री में दो चीजों का निर्धारण करना हो, ठीक है। अब इतना तक तो हो गया। अब इसको आइए पहले हम लोग देख लेते हैं चार्ट में, ठीक है। देखिए अब हम लोग चार्ट में देखेंगे इसको। पहले तो सीपीसी का विस्तार, धारा एक हम लोगों ने पढ़ा था। धारा दो का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट पढ़े हैं तो वो देखेंगे, पहले धारा एक देख लीजिए। एक में है सीपीसी का विस्तार, ठीक है। सीपीसी का एक दो, धारा एक का खंड एक और उपखंड दो। तो एक तो एक्सटेंट है कि वो है कि इसका नाम क्या है, और दूसरा कब लागू होगा, और तीसरा है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है, सिवाय नागालैंड राज्य के और उन जनजाति क्षेत्रों के जो 1 जनवरी 1972 के पूर्व असम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे, ठीक है। ये आप लोग चार्ट में देखिए, वहां लिखे थे, हो सकता है समझ में ना आया हो, इसलिए मैं चार्ट भी बनाता हूँ भैया। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब आगे चलिए। मैंने आपको पहले बताया कि धारा दो का उपखंड एक, मतलब कि एक, ये बताता है कि संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। अब कौन कौन से नियम? तो जो धारा 125, 122 या 125 के अधीन हाई कोर्ट बनाता है, या फर्स्ट शेड्यूल के नियम, ठीक है, इस संहिता का भाग माना जाएगा। अब डिक्री देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि डिक्री क्या होता है। तो डिक्री न्यायालय के न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, क्या है? प्रारूपिक अभिव्यक्ति है किसकी? तो न्यायालय के न्याय निर्णय की, एडजुडिकेशन की, जो पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है, ठीक है। जो पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। अब डिक्री के अंतर्गत कौन-कौन से चीजें आती हैं, कौन-कौन से इसके अंतर्गत, डिक्री के अंतर्गत क्या आती हैं और क्या डिक्री के अंतर्गत नहीं आती है, ये हम लोगों ने पढ़ा ही था। तो डिक्री के अंतर्गत एक तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना आएगा, और दूसरा धारा 144 के अधीन, धारा 144 के अधीन जो किसी प्रश्न कोई उठता है तो उसका अवधारण आता है, ठीक है, या निर्धारण आता है। अब धारा 144 क्या है? तो प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या है, हम लोग आगे जब चलेंगे तो देख लेंगे, फिलहाल तो यही जानिए कि ये है। तो डिक्री के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, और दूसरा धारा 144 सीपीसी के अधीन अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका अवधारण। तो इसके अंतर्गत क्या नहीं आता? तो ऐसा न्याय निर्णय, एडजुडिकेशन, जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, यानी कि जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, ठीक है। आदेश की अपील की भांति होगी, वो डिक्री नहीं होगा। और दूसरा है व्यतिक्रम करने के लिए खारिज करने का कोई आदेश डिक्री नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसा कोई आदेश तब दिया गया है जब आप व्यतिक्रम हो गया हो, तो वो नहीं है। अब इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। स्पष्टीकरण में कहता है कि डिक्री ये 3 पार्ट है। एक तो प्रारंभिक है, दूसरा अंतिम हो सकेगी, तीसरा भागिक, भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम हो सकेगी डिक्री।
ठीक है। प्रारंभिक कब होगी? जब आगे और कार्यवाहियां की जानी है, तो मतलब अभी वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं हुआ है, अभी आगे और कार्यवाही होगी तो प्रारंभिक डिक्री दी जा सकती है। और जब न्याय निर्णय वाद को अंतिम रूप से निपटा देता है, यानी कि जब पूर्ण रूप से वाद का निपटारा हो जाता है, तब वो न्याय निर्णय अंतिम होगा। और भागता है यानी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली अंतिम, ये तब होगा जब एक एक ही अज्ञप्ति द्वारा, ठीक है, दो या अधिक प्रश्नों का न्याय निर्णय किया जाए, मतलब एक ही डिक्री दी जाए और उसमें एक डिक्री दी जाए, उसमें दो से अधिक प्रश्नों का अवधारण हो। ठीक है, तो ये हो गया भैया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीदार और ये बेरहक पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अब परिभाषा खंड में हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस को, हम लोग को परिभाषा खंड में पढ़ना है भैया डिक्रीदार की परिभाषा की। डिक्रीदार कौन होता है? तो जिसके पास डिक्री है वो डिक्रीदार है, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, यानी कि जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है, या जिस मतलब कोई निष्पादन जिसके लिए करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब जिला ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, विदेशी न्यायालय, ये देखिए दो पांच, दो तीन इंपॉर्टेंट है और दो दो भी इंपॉर्टेंट है। धारा दो का उपखंड दो और धारा दो का उपखंड तीन इंपॉर्टेंट है, दो पांच भी इंपॉर्टेंट है। विदेशी न्यायालय किसे कहते हैं? तो ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया है और ना चालू रखा गया है, ठीक है। देख लीजिए, ऐसा कोई न्यायालय जो भारत के बाहर स्थापित है। भारत के बाहर का क्या मतलब है? भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर, यानी कि जैसे अमेरिका में, और वो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार में ना हो, मतलब भारतीय सरकार के प्राधिकार में ना हो, वो उसी देश के प्राधिकार में हो, वो विदेशी न्यायालय होगा, ठीक है। विदेशी निर्णय का है क्या है? तो विदेशी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय अभिप्रेत है, कोई भी निर्णय जो विदेशी न्यायालय द्वारा दी गई है वो विदेशी निर्णय है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। न्यायाधीश आप लोग जानते होंगे, जजमेंट आप लोग जानते ही होंगे कि जजमेंट क्या है। तो न्यायाधीश द्वारा डिक्री आदेश के आधारों का कथन, मतलब किस आधार पर निर्णय दिया गया है, डिक्री आदेश किस आधार पर दिया गया है, वही निर्णय है, ठीक है। निर्णय खुद बड़ा होता है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, ये चाहे तो पढ़ लीजिएगा। डिक्री आदेश के आधारों का कथन, यानी कि किस आधार पर डिक्री दी गई है, इसको पूरा वर्णित किया जाता है जजमेंट में, ठीक है। जजमेंट होता है 500-500 पन्ना, 1-1 हजार, 2-2 हजार पन्ना, 20-20 पन्ना, ऐसे होता है। तो डिक्री 1-2 पन्ने में आ जाती है, ठीक है। तो किस आधार पर डिक्री आदेश दिया गया है, उसके आधार का कथन, ये होगा निर्णय। निर्णीत ऋणी क्या है? वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है, ठीक है। जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, वह निर्णीत ऋणी क्या है, मतलब जिसको पैसा देना है, ठीक है। आगे चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है सीधे 15, ठीक है। 15 क्या है, लेकिन 15 ये 14, 2-14 आदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे और चार्ट देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये आप लोग का चार्ट है। पहले तो डिक्रीदार, निर्णीत ऋणी किसे कहते हैं और डिक्रीदार ये हम लोग देखेंगे अभी। अब चार्ट में देख लीजिए, जिसके फेवर में कोई डिक्री आती है वो डिक्रीदार है। और निर्णीत ऋणी कौन है? तो जिस पर निर्णय का ऋण होता है और उसे चुकाना होता है, ठीक है। जिस पर निर्णय का ऋण होता है और उसे चुकाना होता है वो निर्णीत ऋणी होता है। एग्जाम्पल में 145, 146 सीपीसी का, 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, की धारा 126 इसका एग्जाम्पल है। अब जैसे ये दोनों हम लोग पढ़े, अब इसी का एक एक छोटा सा चीज है, हम लोग बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। गार्निशी कौन होता है, ठीक है। तो गार्निशी वह व्यक्ति होता है जो निर्णीत ऋणी का ऋणी होता है। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने हमको निर्णीत ऋणी घोषित किया, यानी कि आपको इनको पैसा देना है, तो मुझे पैसा चुकाना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा पैसा बाकी हो, ठीक है, वो गार्निशी हो जाएगा। इन- सही है। चलिए, अब डायरेक्ट देखिए, आदेश वो चीज
आदेश वो है जो डिक्री नहीं है, जो डिक्री नहीं। न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, ठीक है, न्यायालय के किसी विनिश्चय की अभिव्यक्ति प्रारूपिक अभिव्यक्ति, ठीक है, जो डिक्री नहीं है। मतलब न्यायालय कोई भी अभिव्यक्त कोई भी चीज करता है, प्रारूप बनाता है, और वो डिक्री नहीं है तो वो आदेश है, और अगर आदेश नहीं है तो डिक्री है। ठीक है, सिंपल। कभी कभी डिक्री और आदेश में अंतर पूछा जाता है मेंस में, भैया आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था 15वां 14वां। ठीक है, तो आप लोग को कौन कौन सा खंड याद रखना है? परिभाषा खंड का दूसरा खंड और तीसरा खंड याद रखिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा, दूसरा, तीसरा और 14, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 18वां परिभाषा देखिए, हो गया। लोक प्राधिकारी वाला तो हम लोग पढ़े ही थे। अब 18वां देखिए, रूल। मैंने आपको बताया था ना कि नियम के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर बताया गया है। नियम के अंतर्गत पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? तो जिसमें 51 आदेश है, ठीक है, और 51 आदेश में कुछ रूल है, किसी में 10 रूल है, किसी में 20 है, किसी में 106 है, किसी में 50 है, ऐसे ऐसे जो भी है। तो 51 आदेश के अंतर्गत जो रूल है वो, और दूसरा थवा धारा 122 से 100 या 125 के अधीन जो हाई कोर्ट बनाए। ठीक है, ये है। बाकी अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, तो परिभाषा खंड खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे धारा 3, धारा 6। ये दो धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही देखेंगे। इसके बाद इसको खत्म करेंगे। ये चार्ट में कुछ है नियम। नियम अभी मैंने 218 भी बताया था, जो फर्स्ट शेड्यूल में अंतर्विष्ट है, और धारा 125 122 के अधीन बना प्रारूप, बना रूल या प्रारूप जो भी है। तो ये हम लोग देखिए, मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ कि एक तो बैरक दिखाता ही हूँ, ऊपर से चार्ट भी बना देता हूँ। ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाता होगा, जिससे हम लोग कुछ चीजें नहीं समझ पाते। जैसे मैं जब पढ़ता था एलएलबी में था, या या जुडिशरी तैयारी तो अभी भी कर ही रहा हूँ, आप लोगों के साथ ही हूँ मैं भी। तो हमको पहले जब नहीं पढ़े थे तो ये समझ में ही नहीं आता था कि बेयर एक्ट कह क्या रही है। ठीक है, लेकिन जब चार्ट बनाकर उसको समझाया जाता था तो वही चीज समझ में आ जाती थी। इसीलिए मैं चार्ट भी बनाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है धारा 3। धारा 3 है भैया न्याय। ज्यादा तो नहीं हो गया? दिख रहा है भैया? दिख रहा है? देखो भैया, धारा 3 है न्यायालयों की अधीनस्थता। ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा से चार्ट बनाया हूँ। इस संहिता के प्रयोजन के लिए, मतलब सीपीसी के प्रयोजन के लिए, जिला न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है। मतलब समझे कि जिला न्यायालय जो है, यानी कि जिला न्यायालय, ये किसके अधीनस्थ है? हाई कोर्ट के। तो यानी कि सबसे ऊपर हाई कोर्ट है, उसके बाद मतलब अधीनस्थता की बात बताएंगे। वैसे तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी हैं। और उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय है, लघुवाद न्यायालय है। ठीक, ये कह रहा है। तो जिला न्यायालय हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा, यानी कि नीचे होगा, ठीक है, अंडर में होगा। और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी, यानी कि अवर मतलब होता है निम्न, नीचे श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। अब उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ कैसे होंगे? तो मैं एक चार्ट बनाया हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, जो हाई कोर्ट है, इसके अधीनस्थ है जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के अधीनस्थ और हाई कोर्ट के भी अधीनस्थ क्या है? तो ये है, एक तो सिविल न्यायालय, और दूसरा लघुवाद न्यायालय, छोटे मामलों का स्मॉल कॉज कोर्ट जो होता है, वो होता है। अब यहाँ इस संहिता के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय हाई कोर्ट के अधीनस्थ है, और उसके बाद ये सिविल न्यायालय और लघुवाद न्यायालय इन दोनों के अधीनस्थ है। ठीक है, हो गया भैया, इजी था।
अब धारा 4 नहीं पढ़ना है, धारा 5 भी नहीं पढ़ना है, धारा 6 पढ़ना है सीधे, ठीक है? ये देखिए, धारा 6 है धन संबंधी अधिकारिता। धन संबंधी अधिकारिता का क्या मतलब है? कि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे। मतलब कि किसी भी न्यायालय को उस वादों पर अधिकारिता नहीं होगी जिनकी रकम या जिसकी विषय वस्तु का मूल्य, जिसकी रकम या जिसकी विषय वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक है। मतलब मान लीजिए किसी कोर्ट का धनीय अधिकारिता, यानी कि ये कहने का मतलब है कि जैसे किसी कोर्ट को ये डिसाइडेड है पहले से कि किस कोर्ट को कितने रकम तक के वाद को देखने की अधिकारिता है, ठीक है? उसको धनीय अधिकारिता कहते हैं। ठीक है? धनीय अधिकारिता मतलब जैसे सिविल कोर्ट को हर स्टेट में अलग-अलग वेरी करता है। जैसे सिविल कोर्ट को मान लीजिए उत्तर प्रदेश में करोड़ तक के मामलों का निपटारा करने के लिए सिविल कोर्ट है। तो सिविल कोर्ट 1 करोड़ से ज़्यादा के विषय वस्तु का मामला नहीं देख सकता, ठीक है? अगर उस विवाद का विषय वस्तु मतलब जो भी है, उसकी कीमत उस रकम उसका जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो उसका निर्धारण उस वाद पर विचारण नहीं कर सकता सिविल कोर्ट, ठीक है? और अगर 1 करोड़ से कम है तब तो कर सकता है। ये मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम एग्ज़ैक्ट वही है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? किस स्टेट में कितना है, स्टेट वाइज़ अलग-अलग है। तो जिस कोर्ट को ये डिसाइड किया गया है कि आप एक्स कीमत तक ही जो है तक के वादों का निपटारा करेंगे। एक्स से ज्यादा हो जाएगा कीमत तो उसका निपटारा नहीं करने की अधिकारिता है। ये यही कह रहा है कि धनीय अधिकारिता, फिर से एक बार देख लीजिए, धन संबंधी अधिकारिता यानी हर न्यायालय को उसी सीमा तक के वादों का निपटारा करने की अधिकारिता है जहां तक कि उसको अधिकार है कि आप इस मामले का निपटारा कर सकते हैं। धन संबंधी अधिकारिता कुछ दी गई है कि आप 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा कर सकते हैं, आप 1 करोड़ से ज़्यादा का निपटारा कर सकते हैं, या आप 10 लाख तक के ही मामलों का निपटारा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो धनीय अधिकारिता का मतलब ये है। अब आगे देखते हैं, कुछ बचा है? नहीं भैया, अब तो पार्ट 1 ही स्टार्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे पार्ट 1 स्टार्ट है, साधारणतः वादों के विषय में, ठीक है? तो भाग 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। कितने मिनट का हुआ भैया? हो गया है। एक मतलब ठीक है, आप इतना पढ़िए। बाकी ये पार्ट 1 हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आज किया क्या-क्या है। देख लीजिए, मैं स्टार्टिंग से आप लोग को बता देता हूँ। पहले तो हम लोगों ने देखा कि आज हम लोग को कवर क्या-क्या करना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस का जो क्विज़ वो सीरीज़ था, वो तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सीपीसी का, कोड और एक्ट में अंतर क्या है, और सेक्शन और ऑर्डर्स में क्या अंतर है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ प्रिलिमिनरी पार्ट, और थोड़ा सा ये कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कोड अधिनियम संख्या कौन सा है, कब लागू हुआ, ये सब। तो आगे देखिए। हाँ, ये स्टेजेस ऑफ सूट्स भी हमने देखे थे कि सूट जो वाद होता है उसके कौन कौन से स्टेज होते हैं, ठीक है? ये भी देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? ले लीजिए। और इसके बाद सीपीसी का विस्तार हम लोगों ने देखा, धारा 1 पूरा पढ़ा, धारा 2 का परिभाषा खंड पूरा पढ़ा, ठीक है? और उसके बाद धारा 3 और धारा 6 इंपॉर्टेंट था तो वो भी पढ़ा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, ठीक है? अब ये भी ले लीजिए, ये भी। बस भैया यहीं तक था आज का लेक्चर, और आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हिंदी मीडियम के लिए ये चैनल है भैया, तो आप लोग अगर हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग चाहें तो, अगर लॉ स्टूडेंट है तब तो सब्सक्राइब करिए ही करिए। और अगर लॉ स्टूडेंट नहीं है, आप लीगल नॉलेज के लिए देख रहे हैं चैनल, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।